नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात आज दिल्ली के उस बहुप्रतीक्षित चुनाव को लेकर, जिसमें दिल्ली के दिल में है क्या, ये एक ओपिनियन पोल के जरिए जानने की कोशिश। दूसरी तरफ दिल्ली क्या वाकई आने वाले वक्त में या चुनाव के बाद एक ऐसी परिस्थिति में लाकर देश को खड़ा कर सकती है जहां ये माना जाए कि दिल्ली एक आदर्श राज्य के तौर पर आ गया। ये सवाल इसलिए क्योंकि जो चुनाव लड़ने के तरीके दिल्ली में नजर आ रहे हैं उसमें हर पार्टी का हर कैंडिडेट हर वोटर के तक पहुंचने की स्थिति में आ रहा है। सोशल मीडिया सक्रिय है, बैनर पोस्टर सक्रिय है, रेडियो पर विज्ञापन सक्रिय है, टेलीविजन के जरिए प्रचार हो रहा है, गली गली घर घर घूमकर अपनी बात बताने का सिलसिला जारी है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हर सांसद चुनाव प्रचार के लिए मैदान में, कैबिनेट मिनिस्टर चुनाव प्रचार के लिए मैदान में, प्रधानमंत्री की भी रैली, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली आकर प्रचार करें। ये सारी परिस्थितियां क्या बताती हैं? दिल्ली का मतलब शायद कुछ और हो चुका है। क्यों है दिल्ली का कुछ और मतलब? चर्चा आज इसी पर होगी। हर राजनीतिक दल के नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे, लेकिन आइए पहले हम बता देते हैं कि जिस ओपिनियन पोल का जिक्र हो रहा है उसके नजरिए से अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो क्या नजर आता है, उसमें बहुत साफ है। यह सर्वे किया गया 2 से 6 जनवरी, 70 विधानसभा क्षेत्र, सभी के सभी पोलिंग स्टेशन 210, 4460 सैंपल लिए गए और इस पर जिस नजरिए को रखा गया सीटों के मद्देनजर कितने फीसदी वोट मिलेंगे, बीजेपी को 40% वोट, आम आदमी पार्टी को 36% वोट, कांग्रेस को 16% वोट, अन्य को 8% वोट। इस स्थिति में किसे नफा नुकसान और इन सबको अगर सीटों में बदल दिया जाए तो बीजेपी बहुमत के साथ आ रही है, 34 से 40 सीट, आम आदमी पार्टी 25 से 31 पुराने वाली स्थिति, कांग्रेस 3 से 5 और नीचे बहुत नीचे अन्य 2 सीट तक मैक्सिमम। ये एक स्थिति बच रही है। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें कौन सा चेहरा है? वो अरविंद केजरीवाल का चेहरा 35%। हर्षवर्धन लगातार आगे बढ़ रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य मंत्री अब नहीं रहे, हटा दिए गए हो, लेकिन 23% के साथ दिल्ली में उनके सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरे पार्टियों में शीला दीक्षित कांग्रेस में सबसे आगे 6%, लवली 5%, अजय माकन जो कि अब आने वाले वक्त में माना जा रहा है प्रचार की कमान संभालेंगे दिल्ली में, वो 4% के साथ हैं। सतीश उपाध्याय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष 5%, शीला दीक्षित से फिर भी कम है, जगदीश मुखी 4%, किरण बेदी 1%। ये सारी स्थितियां बतलाती हैं कि कौन चेहरा किधर जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल और है कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आश्रय दिल्ली में अगर चुनाव लड़ ही लिया जाए तो फिर क्या होगा? उसमें महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, पानी। हम आपको एक रिपोर्ट दिखलाते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि ऐसे मुद्दे अगर उछल के आ रहे हैं तो इन मुद्दों का मतलब प्राइम मिनिस्टर से है या आने वाले वक्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री से, क्योंकि मुद्दों के आश्रय ही जनता को वोट डालने हैं। और वोट वो डालें किस लिहाज से? क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ दिल्ली में सीएम बनने के लिए सबसे लोकप्रिय चेहरा भी है सामने। आइए पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, पानी की समस्या, महंगाई और बेरोजगारी, जी यही वो 5 बड़े मुद्दे हैं जिनके आश्रय जनता दिल्ली में अपनी नई सरकार चुनेगी। निर्भया से उबर तक महिलाओं की सुरक्षा का मसला बार बार दिल्ली वासियों को परेशान करता रहा है और जो सर्वे सामने आया है उसमें भी महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा सबसे ऊपर है। 20% वोटर्स ने माना है कि वोट डालते वक्त यह मुद्दा उनके लिए सबसे प्रमुख होगा। वहीं 17% ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा माना, 12% ने पानी की समस्या को बड़ा मुद्दा माना, 10% ने महंगाई और 9% ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा माना। तो सवाल यह है कि इन मुद्दों को लेकर मोदी बनाम केजरीवाल की राजनीति जाती कहां है? क्योंकि एक शख्स प्रधानमंत्री है और दूसरा शख्स मुख्यमंत्री पद का सिर्फ दावेदार। लेकिन आइए मुद्दों के आश्रय जरा टटोल लीजिए कि किसके हक में क्या आता है या फिर जनता किसके आश्रय क्या देखना चाहेगी। दिल्ली में बढ़ते अपराध और महिला सुरक्षा को लेकर घटती साख लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और लॉ एंड ऑर्डर केंद्र के हाथ में है। और दिल्ली का सच यही है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में कोई कमी आई नहीं, चाहे वो पहले केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार रही या मौजूदा वक्त में मोदी सरकार। ऐसे में केंद्र पर दबाव बनाने का काम राज्य सरकार को करना है। लेकिन भ्रष्टाचार कम करना पूरी तरीके से राज्य के सीएम के हाथ में होगा। यानी भ्रष्टाचार को लेकर मोदी दिल्ली में कुछ सीधे नहीं कर सकते। अलबत्ता नीतियों का सवाल जरूर है जिससे भ्रष्टाचार कम हो जाए। वहीं पानी की समस्या एक ऐसा मुद्दा है जो कि दिल्ली के लिए बड़ा मसला है, लेकिन इसमें भी प्रधानमंत्री की दखल चलेगी नहीं। राज्य का मुख्यमंत्री किस रूप में क्या पानी का निदान करता है, ये रास्ता आने वाले वक्त में सीएम को ही निकालना होगा।
वहीं महंगाई पर अंकुश लगाने में प्रधानमंत्री की भूमिका बड़ी हो सकती है। केंद्रीय नीतियां ही अमूमन महंगाई को बढ़ाती घटाती हैं और इसमें राज्य के मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। यही वजह है कि पेट्रोल डीजल की घटती कीमतों का श्रेय केंद्र सरकार लेने में हिचकी नहीं। लेकिन यहाँ दूसरा सवाल जमाखोरी और जमाखोरी को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई का है, तो वहां पर सीएम को ही कार्रवाई करनी होगी। यानी यह मसला कुछ हद तक मिला जुला भी होता है। जबकि बेरोजगारी को लेकर सारी नीतियां केंद्र के पाले में है और मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। वैसे सर्वे के दौरान लोगों से 5 मुद्दों की प्राथमिकता तय करने को भी कहा गया और उसमें सबसे ऊपर बिजली, सड़क, पानी पहले नंबर पर था। वहीं कानून सुरक्षा का मुद्दा दूसरे नंबर पर, स्वास्थ्य और शिक्षा तीसरे नंबर पर, तो स्वच्छता और ट्रांसपोर्ट सुविधाएं चौथे नंबर पर। इन सारे मसलों के बीच एक सवाल ये जरूर आया कि मुद्दों के आसरे जीत हार का फैसला अगर दिल्ली में हो सकता है तो देखना यही है कि केंद्र में जिसकी सरकार है उसी की सरकार पर मोहर राज्य में लगा दी जाए, या फिर केंद्र जिन नीतियों को अमल नहीं ला पा रहा है उस पर नकेल कसने के लिए राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार चुन ली जाए। यह स्थिति शायद इसीलिए दिल्ली के चुनाव को सबसे ज्यादा रोमांचकारी बना रही है। दिल्ली के चुनाव को लेकर हर की नजर इसलिए कहीं ज्यादा टिकी है क्योंकि याद कीजिए, पहला बड़ा परिवर्तन दिल्ली में ही हुआ था। शीला दीक्षित सरकार 15 बरस तक मुख्यमंत्री, इससे पहले कभी किसी राज्य में कहां कोई 15 बरस तक होता था। हाँ, त्रिपुरा का जिक्र किया जा सकता है, लेकिन इन सब के बीच भी बड़े राज्य में कौन होता था। दिल्ली चकाचौंध में कहीं सिमटी हुई थी, लेकिन एक परसेप्शन भ्रष्टाचार और इसका ऐसा बना इस देश में कि आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई, बीजेपी जीतने लगी इसके बाद से। लेकिन परिवर्तन की शुरुआत दिल्ली से ही होती है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक बराबर की स्थिति में लाकर अपने आप को खड़ा कर देती है। संबित पात्रा जी हमारे साथ, बीजेपी के नेता, योगेंद्र यादव जी आम आदमी पार्टी के नेता, महाबल मिश्रा कांग्रेस के नेता, और स्टूडियो में हमारे साथ राकेश सिन्हा जी। संबित पात्रा जी, शुरुआत आपसे। परिवर्तन दिल्ली से ही शुरू होता है और तमाम राज्यों में बीजेपी लगातार चुनाव जीतती है। उसमें जाहिर है आप कहेंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन हम कहेंगे कांग्रेस लगातार हारती है। दिल्ली में कांग्रेस नहीं है, सत्ता में एक लिहाज से आप कह सकते हैं बीजेपी अब आ चुकी है। दिल्ली आपके सामने है, पिछले 7 महीनों से जाहिर है लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार उसके मातहत चल रही है। होम मिनिस्ट्री अपने तरीके से कानून व्यवस्था हमेशा देखती आ रही है, तो सेंटर में आप ही की सरकार है। अब सवाल यह है, दिल्ली का रास्ता जो 2013 में परिवर्तन की दिशा से शुरू होता है, वो 2015 में आपको क्या लगता है, जब कांग्रेस लड़ाई में नहीं दिखाई दे रही है, हमारे ओपिनियन पोल में भी और इन जनरल बहस में भी ये जिक्र हो रहा है, कहां दिखाई देती है आपको दिल्ली के चुनाव किस मायने में महत्वपूर्ण है? संबित पात्रा जी। देखिए, मैं आरंभ में एक कैवियाट रख दूं कि ना तो एरोगेंट हमें होना चाहिए, ना ओवर कॉन्फिडेंट हम हैं। हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे, और वो इसलिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा एक पैराडिम शिफ्ट किया है हिंदुस्तान की राजनीति में और विकास उन्मुख राजनीति की बात की है, वो पैराडिम शिफ्ट कई राज्यों से होता हुआ हमें जीत दिलाते हुए दिल्ली तक पहुंचा है। दिल्ली में पिछली बार भी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे और इस बार भी हम अपने दम पे सरकार बनाएंगे, ऐसा हमें लगता है। महत्वपूर्ण विषय है, देखिए, आम आदमी पार्टी को नकार देना कि वो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है, ये उचित नहीं होगा। कांग्रेस तो नॉन एग्जिस्टेंट है ही। आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस पिछली बार चौंकाने वाला था, वाकई बहुत अच्छा था, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता अगर आम आदमी पार्टी वाकई डिलीवर करती। मगर सबसे बड़ा बिंदु यही है कि आपको जहां डिलीवर करना था वहां अपने महत्वाकांक्षा के लिए आम आदमी पार्टी पलायन करती है। वो पलायन करके बनारस चली जाती है और यहीं से गेम चेंजर होता है। एक तरह से वो आम आदमी पार्टी जो बहुत सारे लोगों के एस्पिरेशंस को लेकर बनी थी कि शायद ये बदलाव लेकर आएगी, आज लोगों को ये समझ में आया कि इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये 4 आदमियों के महत्वाकांक्षाओं का खेल है। दे आर इन अ हरी टू बिकम, नॉट टू डिलीवर। बहुत जल्दी में है कुछ बनने के, कुछ करने के जल्दी में नहीं है। अगर करने के जल्दी में होते तो वो रुकते दिल्ली में, ठहरते दिल्ली में और दिल्ली के लिए करते, मगर वो बनने की जल्दी में थे और यही खेल बदल जाता है, यही उनका पतन आरंभ होता है। जी योगेंद्र यादव जी, बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी उभरी, इनकार बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिसका जिक्र संबित पात्रा कर रहे हैं, क्या ये वाकई है कि बनारस में चूंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल मैदान में थे और ये एक ऐसा इशू आ गया कि दिल्ली में जब दोबारा 2015 में लौट रहे हैं तो बार बार बनारस का जिक्र होगा, मोदी के जीत का जिक्र होगा और इससे आप लोग को नुकसान होगा?
पुण्य भाई, मुझे लग रहा है कि समित महापात्र भाई को इस मार्च अप्रैल 2014 के किसी टीवी बहस में हिस्सा ले रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं तो जनवरी फरवरी 2015 के मामले की बात कर रहा हूं। फरवरी में चुनाव होना तय हुआ है, हम जनवरी के महीने में बैठे हैं। बनारस की बात समित महापात्रा जी के बहुत मन में है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि बनारस की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को चुना और देश की जनता ने उस वक्त तय किया कि राष्ट्रीय स्तर पे विकल्प के रूप में उन्हें भारतीय जनता पार्टी पसंद थी। लेकिन ये तो 8 महीने पुरानी कहानी है ना। आज हम जो बात कर रहे हैं, दिल्ली की सड़क पे आज क्या है? दिल्ली की सड़क पे आज कौन बनारस की बात कर रहा है? दिल्ली की सड़क पे कौन विदेश नीति और राष्ट्रीय नीतियों की बात कर रहा है? आज दिल्ली का चुनाव दिल्ली की समस्याओं पे है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, स्कूल, दिल्ली में बदहाली, दिल्ली में गंदगी, इसके ऊपर चुनाव है। आम आदमी पार्टी के पास उनमें से हर चीज के बारे में एक ब्लूप्रिंट है, एक योजना है। आम आदमी पार्टी लोगों के सामने रख रही है कि चुने गए तो हम इस हर चीज में क्या करेंगे, औरतों की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क, इन सब चीजों पे क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर ऐसा कुछ हो तो बता दीजिए, दिल्ली के लोग देख रहे हैं। और मजे की बात पुण्य प्रसून इसमें यह है कि लोकसभा के चुनाव का लॉजिक दूसरी तरह से काम कर रहा है। लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि मैं क्या करूंगा देश के लिए, और कांग्रेस कह रही थी मोदी में क्या बुराइयां हैं। आज आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली के लिए क्या करेंगे, और बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल में क्या बुराई है। परिणाम क्या होगा आप अनुमान लगा ही सकते हैं। महाबल जी, कांग्रेस की हथेली खाली है? देखिए, जो आप दिखा रहे हैं उससे, जो दिखा रहे हैं उसके मुताबिक तो हथेली खाली दिखाई देता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है सरजमीन में। आज लोग पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो मोदी जी का चेहरा से वो कह रहा है जो 15 लाख रुपया कहाँ है। आज बिजली का रेट पिछले 1 साल में दुगुनी हो गई है और चोर दरवाजे से 600 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से लिया जा रहा है। आज जिस तरह से नारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो पिछले साल जो केस था उससे दुगुनी केस हो गया है। और आज केजरीवाल साहब से पूछ रहा है जो भाई 50% बिजली माफ करने की बात आपने किया था, पानी 700 लीटर देने की बात किया था, तो लोक लुभावन नारा दोनों पार्टी दे रही है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी पर विश्वास लोग व्यक्त करेगा। जो आप दिखा रहे हैं, पहले तो मुझे आज से 5-7 दिन पहले 11% पर, आज मैं शुक्रगुजार हूं तो आप 16% भी दिखा रहे हैं। धीरे धीरे ये परसेंटेज और बढ़ेगी जब ग्राउंड में जाएंगे। निश्चित रूप से इतनी पतली हालत नहीं जितनी आप दिखा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस लड़ाई में आएगी और कांग्रेस संघर्षशील होगी, लड़ाई लड़ेगी। लेकिन मोदी जी जिस तरह से कल भाषण दिए हैं, और मोदी जी जिस तरह से, मोदी देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत से काम करने के लिए मोदी जी को बजाना पड़ता है। इसका मतलब बीजेपी कहीं कठिनाई में है, इसलिए मोदी जी को आगे कर रहे हैं। तो क्या मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे? तो ऐसी बात नहीं है। जो समस्या है, जो आपने जिस तरह से है, लोग आज झूठ लोक लुभावन नारा से त्रस्त हो चुके हैं। तीनों ने अपनी दोनों पार्टी से महंगाई घटाने की बात है, तो आज महंगाई आप देखेंगे 40 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, महाबल जी, आलू बिक रहा है। महाबल जी, आप हम उस पे आते हैं, महंगाई है तो सबकी रसोई पर असर है या क्या है क्या नहीं है इस पे। लेकिन एक सवाल राकेश जी, आरएसएस सक्रिय हुई राजनीतिक तौर पर 2014 के लोकसभा चुनाव में, और हमने देखा कि उस सक्रियता का क्या असर था। एक सवाल लोगों के जहन में पता नहीं क्यों परसों से आ गया, आरएसएस चाहती तो मैदान खाली ना होता जो रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई। नहीं, मुझे लगता है कि ये एक संघ के बारे में गलत असेसमेंट है। जहाँ तक संघ की बात है कि उसके स्वयंसेवकों के लिए एक विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी रहता है, और संघ के स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक आधार पर समर्थन करते हैं। बेवजह भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का कोई संघ के पास कोई कारण नहीं। विरोध की बात हम नहीं कर रहे हैं, सक्रियता कम नहीं होगी। देखिए, डे टू डे राजनीति में संघ, हर भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में संघ सक्रिय हो, ऐसी अपेक्षा संघ से नहीं करना चाहिए, न संघ करता है। लेकिन जहाँ तक एक मैं यहाँ पर इतनी बात कहना चाहूँगा, ये चुनाव रोचक क्यों होगा कि अरविंद केजरीवाल जब एक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वह केजरीवाल जिन्होंने एक मुद्दों को उठाया और एक आशा विश्वास जगाया कि इस देश में राजनीतिक पार्टी के इतर एक बदलाव की
हवा आई, उसमें सभी तरह के लोग थे, संघ के स्वयंसेवक भी शामिल हो गए थे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल एक पार्टी में आए और पार्टी में आकर उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को इसलिए खोया कि एक ऐसी पार्टी जिसकी कोई साख नहीं थी, जिसका आधार नहीं था, नेतृत्व नहीं था, विचार नहीं था, कांग्रेस के साथ समझौता किया। फिर विरोध की जो राजनीति अपनाई वह दिल्ली की जनता ने पसंद नहीं किया। देखिए, अब माने ना माने 26 जनवरी के आसपास जिस ढंग से उन्होंने विरोध की राजनीति, देखिए इस देश में लोकतांत्रिक रास्ते बहुत खुले हुए हैं, उन रास्तों का उन्होंने उल्लंघन नहीं, ये आपने एक अच्छा क्या संयोग है, दोबारा 26 जनवरी आ रही है। हम ब्रेक से पहले योगेंद्र जी आपसे इसका जवाब जरूर चाहेंगे। 26 जनवरी की से बहुत आहत कोई हो या ना हो, लेकिन ये मुद्दा बड़ा है। 26 जनवरी को आप सड़क पर आ गए, धरने पर बैठ गए, मुख्यमंत्री थे, इधर 26 जनवरी की तैयारी, उधर मुख्यमंत्री ही बैठा हुआ है दिल्ली का धरने पर। ये सही डिसीजन था? पुण्य प्रसन्न भाई, अलग अलग दिल्ली है, अलग अलग लोग हैं। हम टेलीविजन पे बैठते हैं, हम एक तरह की बात करते हैं। मैं घूमता हूँ, इस वक्त मैं दिल्ली के बाहरी छोर पे एक ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठा हूँ। यहाँ के लोगों से बात पूछते हैं, उनसे बात करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई इतने साल बाद एक मुख्यमंत्री आया जो हमारे गरीबों के लिए रात को ठंडी में बाहर सोया। लोगों को ऐसा नहीं लगता जो आते हैं, अलग अलग तरह के इंप्रेशन है। मैं सिर्फ एक न्यूनतम बात कहना चाहता हूं। मेरे दोनों मित्र, क्योंकि आपने आरएसएस बीजेपी दोनों को दो पार्टी की तरह आज उतारा है शो में, ये मेरे दोनों मित्र सन मार्च 2014 की बात कर रहे हैं। उसके बाद से बहुत कुछ बदला है। आज हम आपका ओपिनियन पोल डिस्कस कर रहे हैं और सारे ओपिनियन पोल कुछ बातें साफ दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से अगर किसी एक पार्टी को फायदा हुआ है वो है आम आदमी पार्टी, जिसे नुकसान हुआ है वो है भारतीय जनता पार्टी, और जो पार्टी खत्म होने के कगार पे है वो है कांग्रेस। मुख्यमंत्री के नाम पे सबसे आगे कौन चल रहा है? अरविंद केजरीवाल। इन सब में किसी ओपिनियन पोल को अंतर नहीं है। कौन थोड़ा सा आगे है, कौन थोड़ा सा पीछे है, इसका फैसला आने वाले कुछ हफ्तों में हो जाएगा। संबित जी, मगर ये हम संबित जी से जवाब लेने पहले बड़ा महत्वपूर्ण है जो आपने कह दिया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फिसली है बीजेपी। संबित जी, देखिए, मैं 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीज रख दूं यहाँ पर। बड़े फिलोसॉफिकल अंदाज में मैं कहूँगा, एक बनारस की झोपड़ी की भी कहानी है। आपको याद होगा पुण्य जी, हम सब ने कवर में देखा था कि इस प्रकार से चैनलों ने कवर किया था कि जब ट्रेन में बैठ के बनारस जाते हैं अरविंद केजरीवाल, तो वहाँ बनारस गंगा किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं और उस झोपड़ी में दरवाजे में आधे बाहर और आधे खड़े होकर वो कहते हैं मैं अब इस झोपड़ी में रहूंगा और बनारस की जनता को इस झोपड़ी से सेवा करूंगा। आज वो झोपड़ी नहीं है। बड़ा दुख हो रहा है कि आज वो झोपड़ी कहीं नहीं है। जिस प्रकार से उस झोपड़ी का डेमोलिशन हुआ है, ठीक उसी प्रकार अब दिल्ली की जनता जानती है कि अगर बनारस जैसे पवित्र स्थान में झोपड़ी तोड़ा जा सकता है तो दिल्ली में वादे क्यों नहीं तोड़े जा सकते हैं, ये जनता जानती है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अभी ठंडी में सोने का जिक्र कर रहे थे कि एक मुख्यमंत्री ऐसे आया जो ठंडे में जाके सो रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी का बहुत वैल्यूएबल टाइम इन्हीं चीजों में वेस्ट होता था। जब सुबह जगते थे, ये मंत्री थे, 6 लोग मंत्री थे, मुख्यमंत्री भी थे, सरकार में जो 49 डेज का थे, सुबह उठते ही पहले ये चर्चा करते थे कि कौन सा वाहन लेके वो जाएंगे सेक्रेटेरिएट ताकि उसका भी न्यूज बने। कोई रिक्शा ढूंढता था, कोई मेट्रो में जाता था, देखिए दो चीजें बड़ी साफ है संबित जी, या तो नॉस्टैल्जिया पुराने दौर का उठा के सामने इस दौर में मुद्दों के तौर पर बीजेपी चाहेगी आ जाए, आम आदमी चाहेगी कि वर्तमान की सिर्फ बात हो और अतीत को लेकर इस रूप में ना देखा परखा जाए। शायद एक रोमांच राकेश जी ये, लेकिन हम ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, क्योंकि क्या वाकई 49 दिनों की सरकार और मौजूदा वक्त में 7 महीने के दौर में मोदी सरकार को देखने का नजरिया। सवाल अब आपसे, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके पास किसी इशू को लेकर कोई ब्लूप्रिंट दूर की गोटी, अपने पारंपरिक वोट बैंक को भी वो गंवा चुकी है। क्या इसको लेकर कोई चिंता है आप लोगों में, या आप मानकर चल रहे हैं जी नहीं ये सब फेल हो जाएंगे तब लोग हमें याद करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिछले 1 साल से लगातार जिस तरह से अरविंदर सिंह लंबड़ी जगह जगह झुग्गी हो, झोपड़ी हो, चाहे अनथकिस कॉलोनी हो, जिस तरह से समस्या का उठाया है और रोड पर उतर के उन्होंने विरोध किया है, आज उस काम आएगा निश्चित तौर पर। ये जो आप सर्वे दिखा रहे हैं, ठीक है आपने सर्वे करवाया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी से हट के, जो हम लोग भी गांव अब कॉलोनियों में जाते हैं, हम लोग भी झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। आज कहें 2022 में हम ये झुग्गी को मकान देंगे, लेकिन विकासपुरी में 5 जगह झुग्गी कमलनाथ जी के समय में 1 लाख मकान बनाने की लगता, उसमें 2400 मकान बन गए थे और उसको अलॉट करने की बात आई, अलॉटमेंट लेटर भी दे दिया गया, लेकिन उसको ऑक्शन कर दिया गया अभी। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो किस मकान को, किस गरीब को मकान देने की बात क्या?
जिस अनाथाइज कॉलोनी को 2012 में रेगुलाइज हो गया था और उसको नोटिफिकेशन करके एमसीडी को लेआउट प्लान बनाने के लिए दिया। कह रहे हैं आप इन इशू की बात महाबल जी, लेकिन सवाल ये था हमारे ओपिनियन सर्वे में मुझे तो लगता है शीला दीक्षित सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन वो चुनावी दौर से बाहर है महाबल जी। आज गांव के लोग हम इस पे आ रहे हैं इशू पर, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं भूमि अधिग्रहण पे भी आएंगे, बीजेपी का हम उस पर भी आएंगे महाबल जी। और पुरवैया तो ये पूछ रहा है, लोग पे भी आएंगे। चुनाव में जब लोग जाएंगे तब पूछेंगे सर्वे है ठीक है। जब हर कैंडिडेट अपनी भाषण देंगे, अपने लोगों का संपर्क करेंगे तो लोग वो सर्वे कुछ और बताएगा, मेरा ये कहना है। चलिए ठीक है, हम इसलिए इस इशू को पूछ रहे थे क्योंकि लवली जी आज पता चला खुद नहीं लड़ना चाहते हैं, अपनी पत्नी को मैदान में उतारना चाहते हैं। शीला दीक्षित हाशिए पर गई हैं, लेकिन हमारे ओपिनियन पोल में सबसे लोकप्रिय है कांग्रेस की नेता। ये सारी उलझन है, लेकिन हम ब्रेक के बाद इस पर लौटेंगे। और जिन इश्यूज का जिक्र हो रहा है, क्या बीजेपी की सरकार 7 महीने में जो कह कर आई और जो कर रही है, क्या वो